हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने आपकी कृतिका पुस्तक का पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ा। ये पाठ अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है बेटा। जितना हमने इस सप्ताह में पढ़ा है उसको हम एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। इसका जो पाठ हमारा बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा पाठ 2 मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका है बेटा मृदुला गर्ग। बेटा ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया एक संस्मरण, यानी किसी व्यक्ति या किसी भी विषय पर जो यादें होती हैं हमारी, ठीक है, जो हमारी पिछली यादें हैं उनको लिखना क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है, ठीक है। तो लेखिका है इसकी मृदुला गर्ग, मेरे संग की औरतें। इसमें लेखिका ने क्या बताया है बेटा? उन्होंने स्पष्ट किया है कि परंपरागत जीवन जीते हुए भी अपनी जो परंपरागत जीवन व्यक्ति जी रहा है उसको जीते जीते क्या है, एक अलग अनुभव, एक अलग इच्छाएं अपने मन में रखना और कैसे उनको पूरा करना, इस संस्मरण में लेखिका ने ये सब बताया है। चलिए इसको एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। लेखिका की एक नानी थी जिसे लेखिका ने कभी देखा ही नहीं था, बस हमेशा अपनी नानी के बारे में सुना था। क्यों? क्योंकि लेखिका की जो माँ थी उसके विवाह से पहले ही, उसकी शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बस लेखिका ने हमेशा अपनी नानी के बारे में सुना था, उनको कभी देखा नहीं था। जो लेखिका के इसमें बेटा लेखिका ने अपनी नानी, अपनी माँ और अपने परिवार के बारे में ही सब कुछ बताया है, ठीक है। मतलब औरतों की ही कहानी है, इसलिए लेखिका ने इसको क्या नाम दिया है? मेरे संग की औरतें, ठीक है। आप देखिए, लेखिका की ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था लेकिन उनके बारे में सुना बहुत ज्यादा था। लेखिका की नानी एक अनपढ़ परंपरागत औरत थी, यानी हमेशा अपने पुराने रीति रिवाज में चलना, हमेशा पर्दे में रहना, इस तरह की वो औरत थी। लेखिका की नानी की शादी के बाद जो लेखिका के नाना जी थे वो क्या है, विलायत चले गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, लेखिका की नानी को छोड़कर। जब वो वापस लौटे तो क्या है, मतलब वो एक अंग्रेजों के ढंग से अपना जीवन जी रहे थे। ऐसे ही रहन सहन, ऐसे ही खान पान, ऐसे ही उनकी शक्ल सूरत भी थी। बस वो जात से क्या थे, हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनका रहन सहन, उनका पहनावा सब क्या था, अंग्रेजों जैसा था, ठीक है। मतलब जब वो लौटे तो क्या है, एक विलायती ढंग से ही वो अपना जीवन जीने लगे थे, जबकि नानी क्या थी उसकी, वो अपने ढंग से जीवन जी रही थी। उन्होंने अपनी पसंद नापसंद को, किन्होंने, लेखिका की नानी ने कभी भी अपनी पसंद नापसंद को अपने पति पर इजहार नहीं किया कि मुझे ये पसंद है, आप ऐसे कपड़े पहनो, आप इस तरीके से रहो, ठीक है। आजकल समाज में आप देखते ही हो कि हर पत्नी अपने पति पर क्या है, अपनी इच्छाएं थोपती है कि आप ऐसे नहीं, यहाँ नहीं जाओगे, उससे बात नहीं करोगे, ये नहीं पहनोगे, ये अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह की। लेकिन लेखिका की नानी ने कभी भी अपनी इच्छा को अपने पति पर जाहिर नहीं होने दिया। जब लेखिका की नानी मरने वाली थी, उसको पता चल गया था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसने क्या किया? देखो, एक ऐसी औरत जो कभी हमेशा पर्दे में रही, हमेशा अपने विचारों को अपने अंदर रखा, कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं किया, कभी पर्दा उठाकर नहीं चली, कभी किसी के सामने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मृत्यु से पहले उसने क्या किया, अपने पति के सामने इच्छा जताई कि मैं आपके मित्र से मिलना चाहती हूँ। सब हैरान कि एक पर्दे में रहने वाली औरत कभी अपने पति के सामने जिसने बोली नहीं वो, और आज वो अपने पति के मित्र से क्या है, मिलने की इच्छा जाहिर कर रही है। मतलब पूरा परिवार हैरानी में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया भाई, अपने पति के मित्र से ही मिलना चाहती है। लेकिन जो लेखिका के नाना जी थे उनको आभास हो गया था कि इनकी मृत्यु होने वाली है। उन्होंने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया अपनी पत्नी से कि तुम मेरे मित्र से क्यों मिलना चाहती हो। उन्होंने बिना वक्त गवाए क्या है, अपने जो उसके मित्र थे प्यारे लाल शर्मा, उनको अपनी पत्नी के सामने पेश कर दिया, यानी उनको वो अपनी पत्नी के पास ले आई। और उस समय लेखिका की जो नानी है वो क्या कहती है उनके मित्र से, लेखिका के जो नाना है उनके मित्र प्यारे लाल शर्मा उनका नाम, उनसे क्या कहती है
कि मेरी बेटी का विवाह किससे करवाओ, आप अपने ही जैसे स्वतंत्रता सेनानी से करवाना। क्यों कही उन्होंने ये बात? क्योंकि जो लेखिका के नाना जी थे वो तो साहबों की तरह, अंग्रेजों की तरह रहते थे। उनका रहन सहन खान पान सब अंग्रेजों जैसा था। एक मतलब वो अंग्रेजों को फॉलो करते थे, उनको मानने वाले थे, ठीक है। लेकिन जो प्यारेलाल शर्मा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। और लेखिका की नानी क्या चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह किसी ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी से हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का पति भी साहबों को मानने वाला हो, अंग्रेजों को मानने वाला हो, ठीक है। उसने अपनी इच्छा अपने पति के मित्र से जाहिर की। नानी की मृत्यु हो गई, लेकिन लेखिका की जो माँ है उसका विवाह किसके साथ हुआ? एक ऐसे जैसे वो चाहती थी ऐसे ही व्यक्ति के साथ हुआ। और वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था। आईसीएस की परीक्षा में उसे बैठने नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए क्या है, उसको आईसीएस की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था। एक ऐसे व्यक्ति से लेखिका की जो माँ है उसका विवाह हो गया था, ठीक है। लेखिका की माँ बहुत ही कोमल और कैसी थी? बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, कोमल सी थी। उन्हें अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण, उनके पति तो क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, और वो गांधी जी को मानते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो क्या है, स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण, गांधी जी के आदर्शों का पालन करने के कारण क्या क्या हमेशा उसने सादा जीवन जिया और हमेशा खादी की साड़ी पहनी। और वो इतनी कमजोर थी कि खादी की साड़ी पहनते हुए भी क्या है, उनकी कमर चनका खा जाती थी, यानी वो बहुत कमजोर थी, बीमार भी वो हमेशा रहती थी। हमेशा उसने सादा जीवन ही व्यतीत किया। आगे देखो क्या होता है। ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं थी, यानी जो लेखिका की जो माँ के ससुराल वाले थे, यानी लेखिका के घर वाले थे, वो इतने ज्यादा रईस नहीं थे, ठीक है, धनी लोग वो नहीं थे। परंतु वो इस बात से खुश थे कि जो उनके समधी जी हैं, ठीक है, वो क्या थे? अंग्रेजों को मानने वाले यानी साहब थे। तो वो बस उनको ये संतुष्टि थी कि बस हाँ भाई, हमारे जो समधी जी हैं वो तो क्या है, बहुत बड़े रईस हैं, अंग्रेजों को मानने वाले हैं, साहब हैं, ठीक है। लेखिका की माँ की सुंदरता गैर दुनियादारी और ईमानदारी, यानी वो मतलब किसी से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखती थी, बस वो अपने तक ही वो सीमित रहती थी। यानी जो उसके अंदर के गुण थे उनका भी उनके परिवार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उनसे कोई भी ठोस काम, यानी कोई भी जो भारी भरकम काम होता था वो उनसे नहीं करवाया जाता था। वे बच्चों की देखभाल, लाड़ प्यार आदि पर ध्यान नहीं देती थी। कौन करता था? बाकी जो परिवार के सदस्य थे वही हमेशा बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना हमेशा परिवार के दूसरे लोग ही करते थे। वो बीमार भी रहती थी, इसलिए उनसे कोई ज्यादा काम करने के लिए उनको कहता भी नहीं था। बस उनकी रुचि क्या थी? पढ़ने लिखने में, संगीत सुनने में, ठीक है। वो हमेशा साहित्य पढ़ती रहती थी। परिवार वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वे साहबी परिवार से थी, ठीक है। वो क्या थी? अंग्रेजों के परिवार से थी, इसलिए क्या है, उनसे कोई भी कुछ नहीं कहता था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, ये उनके अंदर गुण थे। और क्या है, दो कारण थे जिससे परिवार वाले उनका हमेशा उनकी बात को मानते थे। एक तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, अगर मान लो परिवार में एक दूसरे की कोई गोपनीय बात है, कोई सीक्रेट है, मान लो मैंने आपको कुछ बताया और बोला कि आप ये किसी को नहीं बताओगे, तो वो हमेशा हमेशा अपने परिवार की जो गोपनीय बातें थी वो अपने तक ही सीमित रखती थी, कभी भी किसी को, दूसरे को वो कभी भी नहीं बताती थी। इसी का क्या थे, यही दो गुण थे जिससे वो अपने परिवार वालों की चहेती बन गई थी। लेखिका क्या था, अन्य बच्चों की मित्र भी, और माँ के सारे काम लेखिका के पिता ही निभा देते थे। मतलब लेखिका की जो माँ है वो कभी भी कोई काम, मैंने बताया कि वो नहीं करती थी, जो भी काम करने होते वो उनके पिताजी ही करते थे। अगर मान लो घर में कोई पत्र आया उनके नाम का, उनकी माँ के नाम, तो कभी कोई उस पत्र को भी खोलकर नहीं देखता था, ना उनसे पूछता था कि किसका पत्र आया है, ठीक है। क्योंकि परिवार में एक मतलब क्या था, एक स्वभाव ऐसा था कि सभी को अपना पर्सनल, अपना निजता बनाए रखने की छूट थी कि ये काम उसका है तो उसी का है, मतलब कोई उसके बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या है, वो तीन बहनें तो किसमें, लेखिका बन गई, और उनका छोटा भाई भी उन्हीं के साथ
लेखन कार्य में लग गया। आगे देखो आगे क्या होता है। परंपरा से हटकर जीने वाली लेखिका की परदादी भी थी। अब परंपरा से हटकर यानी जो नियम थे, जो परंपरा थी, उनसे हटकर क्या है, जो लेखिका की दादी है वो भी अपना जीवन ऐसे ही जीती थी। उनका क्या था, उनका व्रत था कि यदि कभी उनके पास, मतलब उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि कभी उनके पास 2 से ज्यादा धोतियां अगर हो गई पहनने के लिए तो वो तीसरी को दान कर देंगे। उन्होंने ये प्रण ले रखा था। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि जितना आपके पास जरूरी चीजें हैं, अगर आपको जितनी जरूरत है उनकी उतना रखो, काम चलाओ, और अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो उसको दान में दे दो। ये उनकी दादी की परंपरा थी। उन्होंने व्रत लिया हुआ था कि वो ऐसे ही करेंगी। आगे देखो, उन्होंने, अब लेखिका की दादी की बात हो रही है, उन्होंने लेखिका की माँ के गर्भवती होने पर, मतलब सब तो ऐसे इच्छा अपनी जाहिर करते हैं भगवान के सामने कि हमारे घर में पहला लड़का हो, और अब तक जितनी उनके परिवार में जो संतानें उत्पन्न हुई थी वो हमेशा पहला लड़का ही हुई थी। लेकिन जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब लेखिका की दादी ने क्या किया, मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि उनकी बहू की पहली संतान बेटी ही हो। ठीक है। और माँ जी भी क्या है, लेखिका की माँ भी पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। ठीक है। वो भी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उनकी पहली संतान लड़की ही हो। और गांव वाले और परिवार वाले सब ये सोचते थे कि जो माँ जी है, यानी जो लेखिका की दादी है, उनका तार भगवान से जुड़ा हुआ है। 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 5 कन्याएं उनके घर में पैदा हुई। ठीक है। लेखिका की जो माँ थी उन्होंने 5 कन्याओं को जन्म दिया। लोगों का मानना था कि परदादी यानी माँ जी के जो तार है वो भगवान से डायरेक्ट सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है, उनकी इच्छा, जो भी वो इच्छा रखती थी वो पूरी हमेशा हो जाती थी। एक बार क्या होता है, विवाह था उनके घर में, मतलब गांव में आस पास में ही विवाह था, शादी थी वहां पर। तो सब लोग अपना ढोल नगाड़ों में, कार्यों में, सब मतलब ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब अपने काम में व्यस्त थे। तो क्या है, दादी एक कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन वो लेखिका की दादी अपने कमरे में नहीं सोती, बल्कि दूसरे कमरे में जहां ढोल नगाड़ों की आवाज कम आ रही होती है वो वहां पर जाकर सो जाती है। और उनके घर में क्या है, चोर घुस जाता है। अब चोर ने सोचा कि सब तो बिजी हैं, सब व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, और उसने दादी का कमरा भी देखा कि दादी भी वहां नहीं है। तो चोर जिस कमरे में दादी सोई हुई थी वहां पर जाकर कुछ मतलब चोरी करने के बहाने से उस कमरे में चला जाता है। तो और दादी की नींद ऐसी थी, बुढ़ापे की नींद तो ऐसी होती है, अगर जरा सी आहट हो जाए तो नींद खुल जाती है। तो दादी की भी आंख खुल गई, और उस समय उसको प्यास लगी हुई थी। उन्होंने देख तो लिया था कि चोर है, मुंह पर उसने कपड़ा बांधा हुआ था। तो दादी ने कहा, कौन है? चोर ने कहा, मैं। दादी ने कहा, कौन? ये कर, मेरे को बहुत जोर की प्यास लगी है, लोटा उठा। और उसने क्या, देखो बात को समझने की कोशिश करना। दादी ने कहा कि लोटा उठा और कपड़ा अच्छे से बांधे रखियो ताकि पानी अच्छे से छन सके। चोर ने सोचा कि जो मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है उसकी बात हो रही है, मतलब चोर को ये बात भी पता थी कि दादी के तार भगवान से जुड़े हुए हैं। फिर उसको समझ में आई कि मेरे मुंह पर कपड़ा जो बंधा हुआ है, दादी उसकी बात कर रही है कि मुंह पर कपड़ा अच्छे से बांधे रखे और पानी ले आ मेरे लिए। लेकिन नहीं, दादी ने क्या कहा था कि लोटा उठा और लोटे के ऊपर कपड़ा अच्छे से बांधकर फिर पानी को कुएं से भरना, ताकि अगर कुछ गंध हो तो वो उस कपड़े के ऊपर ही रह जाए और कपड़े में से पानी छनकर लोटा भर जाए। चोर ने सोचा, भाई ये तो मतलब इसको कैसे पता चला कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है? चोर ने कहा कि मैं तो चोर हूं। दादी ने कहा, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, मुझे तो प्यास लगी है, मुझे तो पानी चाहिए, चाहे कोई भी पिला दे। चोर दादी की बात सुनकर मतलब उसका हृदय पिघल जाता है और वो लोटा उठाकर पानी लेने के लिए कुएं पर चला जाता है। और कुएं पर पहरेदार होते हैं, वो उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ देखकर उसको पकड़ लेते हैं। अब आगे क्या होता है, चोर का हृदय कैसे पिघल जाता है, कैसे दादी आप खुद पानी पीती है और बचा हुआ पानी चोर को पिला देती है, आगे की कहानी क्या होती है वो बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
इतना आप पढ़ लेना और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं जो मैं साथ साथ दे रही हूँ उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद।